नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। पहले बंगाल और अब महाराष्ट्र में स्टील और रियल एस्टेट कारोबारी पैसा ही पैसा, सोना ही सोना। दरअसल आयकर विभाग की टीम जब महाराष्ट्र के जालना पहुंची तो आंखें खुली की खुली रह गईं, फटी की फटी रह गईं। वहां इतना कैश था कि नोट गिनने की मशीन कम पड़ गई, कर्मचारी बीमार पड़ गए, 13 घंटे का समय लग गया। दरअसल जालना में आयकर विभाग ने 5 बिजनेस ग्रुप्स के ठिकानों से करीब 390 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त की। रेड में इनके यहाँ से 58 करोड़ रुपए नगद, 32 किलो सोने के आभूषण, 16 करोड़ रुपए के हीरे मोती मिले हैं। आयकर विभाग की टीम को कैश गिनने में करीब 13 घंटे लग गए। कुछ कर्मचारियों की कैश गिनते गिनते तबीयत खराब हो गई। उससे पहले पूरी आईटी टीम ने बाराती बनकर शहर में एंट्री की। गाड़ियों पर शादी के स्टिकर चिपके थे, कुछ पर लिखा था दुल्हनिया हम ले जाएंगी। यही दरअसल कोडवर्ड भी था। रेड में आयकर विभाग के 260 कर्मचारी और अफसर शामिल थे, जो 120 से ज़्यादा गाड़ियों से वहां पहुंचे थे। इस ऑपरेशन को एक ही समय में 5 अलग अलग टीमों ने अंजाम दिया। बता दें कि आयकर विभाग ने टैक्स चोरी की आशंका जताई थी। लगातार बंगाल के बाद ये दूसरी बड़ी जब्ती बरामदगी कैश की। ऐसा लग रहा है कि गरीब की जेब में भले पैसा हो न हो, लेकिन इन कालाबाजारियों पर और इन गोरख धंधों वालों पर तो पैसा बरस रहा है। इस दृश्य को देखकर आपकी भी आंखें फटी रह जाएंगी कि आखिर इतने पैसे वाले लोग इतने पैसे का आखिर करते क्या होंगे। ये कैसी भूख है या ये कैसी एक लोकतंत्र की त्रासदी है कि इतना पैसा बेनामी संपत्ति के नाम पे दर्ज हो रहा है। और बात तो दरअसल तब कई सीमाएं लांघ जाती है जब इतने करोड़ों के कैश मिलने के बाद जिसका कैश होता है वो कह देता है कि ये पैसा मेरा नहीं है। अब इससे क्या समझा जाए कि आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर हम ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, क्या वाकई में ये चोरी देश की जनता से नहीं है? आखिर ये टैक्स की चोरी, ये बेनामी संपत्तियां क्या देश को पीछे नहीं धकेल रही हैं? क्या उन लोगों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तमाम दृश्य आंखों को विचलित कर देने वाले हैं। जब आप नोट की इतनी सारी गड्डियां देखते हैं तो मन में कहीं ना कहीं ख्याल आता है कि आखिर बहुत बड़ा वर्ग मजबूर होने के बाद भी ये कौन सा ऐसा वर्ग है जो इतने पैसे को एक साथ कमा ले रहा है और कैसे कमा रहा है। दरअसल यही सवाल लगातार आम जनता के जहन में गूंज रहा है कि आखिर क्यों आखिर एक आम इंसान के दूध दही तक पर सरकार का टैक्स है, लेकिन इन कारोबारियों को, इन बेनामी संपत्ति के मालिकों को क्यों सख्त से सख्त सजा नहीं मिल पा रही है? क्यों इस तरह का कारोबार हो रहा है? इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद संवारिया जी बीजेपी से, सुधा मिश्रा कांग्रेस से, पीयूष पंत राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। आनंद जी, दुर्घटनाओं के बाद अब जो ये तस्वीरें इस समय देश देख रहा है, ये बड़ी विचलित कर देने वाली हैं। क्या वाकई में हम 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं आज़ादी का? क्या बदलाव नहीं होना चाहिए? बंगाल में इतना कैश पकड़ा गया जिसकी कहीं कोई एंट्री नहीं है। फिर उसके बाद जालना महाराष्ट्र में ये कैश पकड़ा गया, सोना, हीरा, चांदी, मोती, और यहाँ तक कि कर्मचारियों की तबीयत खराब हो गई। क्या वाकई में जिम्मेदार लोगों को अब कहीं आगे बढ़कर कोई ऐसा कदम नहीं उठाना होगा कि हाँ, ये नहीं होना चाहिए देश में इस तरह से? चंद्रशेखर जी,
मैं आपको कहना चाहूंगा और आपके माध्यम से सारे भारतवासियों कि इन घटनाओं से विचलित नहीं होना है। इन घटनाओं से हमें इंकरेजमेंट मिल रहा है कि अमृत महोत्सव के 75वें साल में इस वक्त कंट्री में वो चेंजेस आ गई हैं कि काला धन के कारोबारी अब बच नहीं पाएंगे। आपने कहा कि बंगाल में और आज जालान में, इससे पहले मैं कहूंगा कि यूपी में भी सेंट बनाने वाले जैन साहब के ऊपर भी, जैन जो ब्रदर्स थे उसके ऊपर भी एक्टिविटी हुई है। तो ये एक बदलता हुआ भारतवर्ष है जिसमें पॉलिटिकल विल इतनी स्ट्रोंग हो गई है और उस पॉलिटिकल विल ने अब सारी एजेंसीज को क्लियर पूरा हाथ दे दिया है कि जहां भी आपको ऐसा लगता है कि पैसा, जनता का पैसा उन्होंने चोरी करके दबाया है, उस पे आप एक्शन लीजिए, चाहे अपोजिशन पार्टियां कुछ भी कहते रहें। इसीलिए आज ईडी और इनकम टैक्स में जो चेंजेस हुई हैं और जिस तरह से जालान में बाराती बन करके 120 गाड़ियां और 260 कर्मचारी गए हैं, और देखिए प्लानिंग, हम दुल्हन हम ले जाएंगे। हालांकि सावन के महीने में शादियां कम होती हैं, लेकिन पूरे जालान निवासियों को ये नहीं पता चल पाया कि ये बारात कहाँ जा रही है। और जब बारात गई तो जहां गई वो दो स्टील के बड़े बड़े उद्योगपति थे जो जनता की गाड़ी कमाई का जो हिस्सा अपने फार्म हाउस में, अपने बेडरूम में जमा कर रहे थे। और आपने बताया कर्मचारियों ने जब नोट गिनते गिनते तबीयत खराब हो गई, तो अब सब उद्योगपतियों को ये मैसेज जा रहा है, ये बदला हुआ भारत है। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसमें करप्शन का कोई चांस नहीं है। जो इन्होंने इतने सालों तक जो लेक्सिक से और अरे सर आनंद संवारिया जी, ये नोट बदलने के बाद जमा किए हुए नोट हैं आनंद जी, ये 8 साल पहले वाले नोट नहीं है जमा किए हुए, ये तो नोट बदलने के बाद जमा किए हुए नोट हैं। हंस रही है। मैं ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आऊँगा आपके पास आनंद जी, आनंद जी मैं आऊँगा आपके पास, एक बार क्रम पूरा होने दीजिए, मैं आऊँगा आपके पास। सुधा जी, ये कैसे इतना करोड़ों का कैश बरामद हो रहा है, कहाँ से इतना पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कोई पूछताछ कहीं है नहीं है, और लोग विचलित हो जाते हैं, लोगों की जेब में पैसा नहीं है। आप भी एक बार देखती होंगी तो सोचती होंगी इतना पैसा भी होता होगा किसी के पास, और देखते होंगे कहीं ना कहीं तो लगता ही होगा ना। बिल्कुल त्रिशूल जी, आपका जो ये प्रश्न है कि जब हम देखते हैं, क्योंकि हम उस जमीन से जुड़े हुए लोग हैं जो अपने जद्दोजहद में महीनों के खर्चे निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे लिए वो पैसा नहीं है। जो अमृत महोत्सव का अमृत है वही दिख रहा है। आनंद भाई जी से मैं क्षमा के साथ कि मैं आप पे नहीं हंस रही थी, हंसने के लिए मनाही नहीं, इस बात के लिए क्योंकि जिस काले धन के लिए हम अपने अचानक रात में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, बोलते हैं कल से आपकी नोट बदल गई। जब नोट बदल गई थी तो ये इतनी संपत्ति कुछ लोगों के पास, भाई ने नाम लिया उत्तर प्रदेश कन्नौज व्यापारी का और बात किया जहां भी पैसे मिल रहे हैं, पैसे अगर मिल रहे हैं जनता के हैं, जनता के पैसे हैं और जनता के ही पैसों का इस्तेमाल जनता के हित में होना चाहिए। मध्य प्रदेश में भी एक हुआ है, आपने देखा होगा, और मध्य प्रदेश में जो सीबीडीटी है उसने नहीं बताया कि किस ग्रुप के लोग थे, लेकिन ये जरूर कहा कि जो रॉयल्टी के गैर भुगतान में चीजें हैं वो लेखा जोखा के बिना किया गया और उसके जो मालिक है वो किसी राजनीतिक पद पे हैं। अब बात इसकी त्रिशूल जी होती है कि जब हम इस तरह की बातें कर रहे हैं, अगर हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अमृत महोत्सव क्यों मना रहे हैं? क्योंकि हम आज के 75 वर्ष पूर्व स्वतंत्र हुए थे।
जो व्यक्ति, जो लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं कि स्वतंत्रता प्राप्त तब हुई थी, वो भी 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देखिए कितना विरोधाभास है ना? उसके बाद जो लोग इस देश की मुद्रा को इससे समाप्त करते हैं कि जब तक ये मुद्रा रहेगी जमाखोरी है, इसको समाप्त कर दो। जमाखोरी छोड़िए, बताओ मेरी मम्मी और जो आपके घर की औरतें होंगी जिन्होंने अपनी थाती कुछ छुपा के रखी थी कि वो कभी काम आएगी आड़े वक्त पे, वो भी निकल गई। मतलब इन्होंने जनता को वहां से भी खत्म कर दिया, लेकिन जहां से निकालने के लिए किया था वो आज तक नहीं हुआ। जो हम लोगों को पैसे मिलने वाले थे, जो हमने सपने देखे थे कि सबके अकाउंट में इतने इतने लाख रुपए आने वाले हैं, वो भी नहीं आया। यहाँ तक कि हुआ क्या कि स्विस बैंकों में 50% ज्यादा भारतीय पैसों की मुद्रा बढ़ जाती है। उसके बाद भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि पुराने पैसे तो भारत में थे ही नहीं, अब तो बैंक भी नहीं बदल रहा है, एक सीमा थी। तो ये जो नई नोट है जो जमाखोरों के पास से निकल रही है, इसका मतलब सरकार कहीं न कहीं फेल हुई है अपनी उन योजनाओं में जो वो देश के लोगों को सपने दिखा रही थी। जिन सपनों को दिखा के उन्होंने इस बात को स्थापित किया था कि हम ये लाए हैं देश के उन जमाखोरों को समाप्त करने के लिए जो देश को खत्म कर रहे हैं। अरे भाई, बैंक ने नोटों को बदला, सब कुछ आपके हिसाब से हुआ, उसके बाद भी काला धन कह रहे हैं आप। तो आपकी बातों में इतना विरोधाभास क्यों है? आज के अमृत महोत्सव में ये जो वर्षा हो रही है धन रूपी, ये कहाँ से धन आया? क्योंकि मुझे लगता है कि आपके ही राज में मुद्रा को बदला गया, आपने बदला, उसके बाद ये पैसे आ रहे हैं और आप ही अपना खुद से पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने हमारे प्रयास से हो रहा है। अरे आपके प्रयास से तब होता जब छोटा बच्चा भी पूछ रहा है कि आखिर ये पैसे नए नोट के कैसे आ गए? जमाखोरी पहले की थी और निकल आज रही है। मैं तो त्रिशूल जी आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी, जिनके पास ये नोट निकल रही है, हम वेतन भोगी लोग जितना कभी देख नहीं पाते, अपने सैलरी का पैसा भी एक साथ नहीं देखते हैं क्योंकि डर लगता है कहीं खत्म ना हो जाए। तो इतने पैसों को देखने के बाद हमें तो लगता है ना कि ये पैसा आखिर जमा कैसे हुआ, जमाखोरी हुई कैसे? अरे आप हमसे क्या पूछ रहे हैं? हम तो खुद पूछ रहे हैं भाई, इतना पैसा कैसे जमा किए दे रहे हैं? तो मैं भी बिल्कुल, मैं भी वही प्रश्न है, वाजिब प्रश्न ये है कि इतना पैसा आजमगढ़ में कल परसों की घटना है। सुन जी, मैं इस मंच पे जरूर बोलना चाहूंगी कि एक आजमगढ़ और प्रयागराज में 2 घटनाएं हुई हैं जहां पे स्वास्थ्य की बातों को लेके हम फर्जी एम्बुलेंस चला देते हैं, लेकिन पिता को अपने बच्चे की लाश लेके ढोनी पड़ती है। उस देश में हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं जहाँ पे राशन की दुकानों पे लोगों के राशन कार्ड दिए जा रहे हैं और जबरदस्ती उनको तिरंगा देने को विवश किया जा रहा है, जिनके पास घर भी नहीं है। कौन सा अमृत महोत्सव और कैसा अमृत महोत्सव? तिरंगा हमारे शान है, तिरंगा हमारी पहचान है और तिरंगा का सम्मान न करने वाला भारतीय नहीं हो सकता। ये बातें हम पैदा होते ही सीख जाते हैं, लेकिन जब अनाज कटता है ना, वो व्यक्ति नहीं समझ पाएगा क्योंकि भूख उससे बड़ी होती है। ठीक बात व्यक्ति जिंदा है तो मैं आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ आनंद जी, आ रहा हूँ। पीयूष पंत जी, क्या लग रहा है कि हम दरअसल किस ओर जा रहे हैं? आपने वो दृश्य देखे होंगे आज दिन में, जो दृश्य नोटों के थे। क्या लग रहा है कि काला धन समाप्त करने की बातें थीं, अमृत महोत्सव है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उसके बीच में ये नोट की तस्वीरें, क्या मन में एक आम इंसान की क्या पैदा होता होगा लोकतंत्र के प्रति विश्वास? देखिए चंद्रशेखर जी, ये साफ साफ देखिए, जिस तरह से लगातार एक घटना नहीं है, आप देखिए लगातार घटनाएं इस तरह की हो रही हैं। हमने देखा था जिस तरह से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के टाइम में जो इत्र वाले जो थे, उनके यहाँ से जिस तरह से निकला था काला धन निकला। हमने अभी बंगाल में देखा, हमने अभी फिर ये यहाँ महाराष्ट्र में देखा। ये तो देखिए, ये पूरी तरीके से ये साफ दिखाता है कि मोदी जी ने जो एक नोटबंदी करी थी, वो कहीं न कहीं जो है कि एक गलत था, मतलब एक गलत निर्णय था, क्योंकि नोटबंदी इसीलिए करी गई थी कि जो है काले धन को जो है कि खत्म किया जाए और जो है कि उसको इस सिस्टम में से हटाया जाए। लेकिन उसके बावजूद जो है देखिए, और सारा नोट उस समय वापस भी आ गया था, बल्कि ये भी था कि
लगभग जो है 99.9% जो है जो मनी थी जो सर्कुलेशन में वो वापस आ गई थी जो है। और कहीं ब्लैक मनी का ये नहीं था, और ये था कि ये लगाया इसीलिए गया था कि ब्लैक मनी खत्म हो जाए और सिस्टम से चला जाए। लेकिन हुआ क्या, देखिए आप, इतना पैसा निकल रहा है तो वो जनरेट तो अभी भी हो रही है, तो आखिर उसका फायदा क्या हुआ? आपने पूरी व्यवस्था को स्टैंड स्टिल कर दिया पूरा। लोग परेशान हुए, कितने लोग मर गए लाइन में लग के, कितने लोगों की जो मेहनत की जो थी, जो खासकर गांव में जो है महिलाओं ने अपनी बचत करके जो रखी हुई थी, उनको सारी बचत उनको बाहर निकालनी पड़ी, उनको बैंक में आपने जमा करवा दिया ये दिखाने के लिए कि बैंक में देखिए कितना पैसा है यहाँ पे। तो वो, लेकिन उनको हासिल क्या हुआ? आपको अभी भी वो जो है कि ब्लैक मनी जो है जनरेट हो रही है, और वही जो है वही देखिए आपने क्या, इसीलिए नोट, सवाल यहाँ पे मोदी जी पे इसलिए भी उठता है कि ज्यादातर जो ये पैसे ब्लैक मनी मिल रही है उसमें देखिए 2000 के नोट दिखाई दे रहे हैं ज्यादातर। तो ये 2000 के नोट क्या आपने ये ब्लैक मनी को स्टोर करने के लिए करवाए थे मोदी जी? ये सवाल जनता पूछ रही है आपसे, क्योंकि तमाम आप देखिए जितने भी रेड हो रही है उसमें निकल रहे हैं तो 2000 के नोट निकल रहे हैं। कहाँ 1000 को कम करने के लिए 2000 के आप नोट छपवाए आपने? तो ये साफ साफ दिखाता है कि आपकी सोच मतलब कहाँ है, और आपके एडवाइजर कौन थे जो आपको इस तरह के एडवाइस दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये है, उसके लिए जिम्मेदार आप भी हैं, क्योंकि अगर ये पैसा नहीं खत्म हुआ तो आपने जो इतना बड़ा जो पूरी व्यवस्था को रोक दिया, पूरे लोगों के कितने लोग मर गए, जरा सोचिए कितने लोगों की कितनी परेशानी हुई, कितने बैंक कर्मचारी जिनको रात दिन काम करना पड़ा, कितनों की उसमें जो है मौत हो गई है। उसके जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि काला धन तो खत्म हुआ नहीं, लगातार मिलता चला जा रहा है। तो चंद्रशेखर जी, ये सरकार जो है उसकी गलत नीतियां, और अब ये दावा करना कि वो जो कुछ कर रहे हैं सब कुछ सही कर रहे हैं, दरअसल इनको समझ नहीं है। देखिए कितने इकोनॉमिक एडवाइजर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के बदल गए। ये क्या दिखाता है? क्या तो मोदी जी को समझ नहीं है, या एडवाइजर जो थे वो मोदी जी को समझ नहीं पाए? तो लगातार जो है इस तरह की चीजें, जो आर्थिक जो हालात पैदा हो रहे हैं, अब आप देखिए जो है कि जो प्राइस राइज को लेके, महंगाई को लेके जिस तरह के स्टेटमेंट वित्त मंत्री दे रही हैं, और जिस तरह के स्टेटमेंट जो उनके मंत्री दे रहे हैं, दूसरे लोग दे रहे हैं कि महंगाई दिखाई नहीं दे रही, उनको महंगाई हो नहीं रही है, महंगाई हो रही है इतनी लेकिन ज्यादा नहीं है, या पूरे दुनिया में महंगाई है इसलिए हमारे यहाँ भी महंगाई है। तो ये सब चीजें दिखा रही है किस तरह सरकार जो है नाकाम हो चुकी है इस देश के हालात को काबू करने में, या उसके पास सोल्यूशन है। इसीलिए देखिए लगातार इस तरह की बातें हो रही हैं। तो ये जिस तरह से जो ये रेड पड़ रही है, एक तरफ तो सरकार दिखाना चाह रही है कि आईटी रेड करा के, ईडी की रेड करा के कि हम जो है कि भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन वही उनकी अपनी नीतियां, उनके जो कदम उठाए गए हैं वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जा रही है सरकार कि उन्होंने गलत कदम उठाए थे, गलत नीतियां अपनाई थी, क्योंकि उसका कोई फायदा हुआ नहीं है। ठीक है आनंद जी, देखिए जालना और पश्चिम बंगाल इक्का दुक्का उदाहरण है। आप समझिए कि अगर ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो जहां आईटी और ईडी नहीं पहुंच पा रही है, तो फिर हम किस व्यवस्था की ओर अग्रसर हैं? क्या वाकई में ये सवालिया निशान नहीं है व्यवस्था पे? नहीं चंद्रशेखर जी, सबसे पहले तो मैं सुधा जी को कहता हूं कि आप मेरे पे हंसने की ताकत कभी भी जिंदगी में नहीं ले पाएंगी। मैं ये कहना, आप सुन लीजिए मेरी बात को, आप सुन लीजिए मेरी बात को। आप कांग्रेस नहीं, उन्होंने बोल दिया ना भाई, आपको पहले भी बोल दिया, आपके ऊपर नहीं हंस रही थी, वो तो अपने ऊपर हंस रही थी, वो तो अपने ऊपर हंस रही थी कि भाई मैं किस व्यवस्था में बैठी हूँ। मेरी बात को नहीं, आप मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं, व्यक्तिगत रूप से मत करिए। आप लोग सीधे व्यक्तिगत आक्षेप करते हैं, आदत होती है। आप एक सेंटेंस में, अरे अब क्या प्रवक्ता है, आपको यही पता। मैं, आप सुनने की बाधा रखिए। जब आप बोल रही थी, जब आप बातचीत कर रही थी, मैं सुन रहा था। आप मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से आ रहे हैं, मैं नहीं सुनूंगी। आप पार्टी लाइन बात करिए। पड़ेगा आपको, आप जनता ने आपको नकारा है, जनता की आवाज। अरे भाई कहाँ जोड़ रहे हैं आनंद सवारिया जी? चंद्रशेखर जी, मैं ये कह रहा हूँ आनंद जी वो पहले ही बोल चुकी हैं कि नहीं मैं आपके ऊपर नहीं हंस रही थी। चुप कराइए तो मैं जवाब दूंगा। नहीं, वो पहले ही कह चुकी है, वो पहले ही कह चुकी है इस बात को कि आपके ऊपर नहीं हंस रही थी। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, फिर सुनने तो दीजिए ना। उनको सुनने का मादा, ये कांग्रेस के प्रवक्ता में यही प्रॉब्लम है, वो सुन नहीं सकते। वो मेरी बात सुनिए। अरे आप देखिए
चंद्रशेखर जी, अगर आप इनको चुप कराते तो मैं जवाब देता हूँ, वरना मैं इनकी सब कुछ सुनता रहूंगा। बिल्कुल जी, मैं आपसे जब रिक्वेस्ट इनका सुधा जी, नंबर आएगा सुधा तो जी, बोलने दीजिए। सुधा जी, सुधा जी, जब इनका सुधा नंबर जी, आएगा मैं नहीं बोलने बोलूंगी, दीजिए, मैं मुझे नहीं कोई बोलूंगी, पहले मेरी बात सिखाने सुन की लीजिए, बात। मैं नहीं बोलूंगी। सुनिए। मेरी बात इनसे सुनिए। मोटिवेट कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं, व्यक्तिगत कोई टिप्पणी मेरे ऊपर नहीं बिल्कुल नहीं, करेंगे। कोई बिल्कुल व्यक्तिगत जी। नहीं है, कोई व्यक्तिगत नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सुधा जी, आप कांग्रेस की प्रवक्ता बन के आइए यहाँ पे। आप कोई व्यक्तिगत, आप मेरे कोई जान पहचान की नहीं है, आप एक पार्टी को प्रेजेंट करने के लिए यहाँ आई है। मैं, देखिए, चंद्रशेखर जी, कहना चाहता हूँ कि वो प्रवक्ता जिसके की हेड ऑफ द फैमिली, जिसके के अरे भाई लीडर उनको छोड़िए, आप ये 50 बताइए, लाख पैसा रुपए इतना बरामद लेकर हो के, रहा है, आप भी आनंद जी कहाँ की बात कहाँ ले गए आनंद जी? कहाँ की बात थी, मैं लेके आ रहा हूँ। इन्होंने, देखिए चंद्रशेखर जी, मेरी बात सुनिए बड़े ध्यान से। आप इसको लाइटली मत लीजिए। जो पार्टी 50 लाख रुपए दे के 8,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हथिया लेती है, आज वो बात कर रहे हैं जबकि वो पकड़े जा रहे हैं। मैं, हंसने की बात है जिस हालात में आज जो ईडी और इनकम टैक्स प्रश्न का काम उत्तर कर रहा दीजिए, है, हर प्रश्न का उत्तर कांग्रेस नहीं होता है। चलो मैं चुप बैठा हूँ, इनको बोल लेने दीजिए जो कुछ नहीं बोल नहीं, रहे हैं। देखिए, ए से बी सी डी अलग, आपके पास एक ही शब्द है कांग्रेस। मैं ये कह रहा हूँ भाई, 8 साल के बाद नोट बदल गया, उसके बाद इतनी संपत्ति जब्त हो रही है, क्यों हो रही है, ये क्यों हो रहा है? यही तो बात है। चंद्रशेखर जी, सुनिए मेरे से, हाँ। आप सुनने की कोशिश करें। देखिए, ब्लैक मनी वो होती है, उसपे कोई ब्लैक रंग नहीं होता। जब मेरी बहन ने कहा कि इन्होंने घर में कुछ पैसे संभाल के रखे थे, ठीक है, मैं और जवाब मोदी जी लूंगा ने आपका, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। आनंद सवारिया जी, देखिए, जब एक राष्ट्रवादी सरकार लंबे समय से देश में कायम है, सारे प्रयास किए गए हैं, जो ऐसी व्यवस्थाएं थी जो कहीं ना कहीं देश को हताहत कर रही थी, उसके बाद जब इस तरह के दृश्य आते हैं तो एक आम इंसान के मन में ये सवाल खड़ा होता है, हमारे दूध पे, हमारे दही पे, नमक पे, पेंसिल पे, रबड़ पे, रबड़ के छिलके पे, पेंसिल के छिलके पे, जाने कहाँ कहाँ, जाने कैसे कैसे जीएसटी है। लेकिन इतना नोट बरामद हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? सवाल तो वो जान ही सकता है और उसको जानने का अधिकार है। और ये जागरूकता क्यों नहीं आई? और चोर अगर इसी तरह पहले भी काम कर रहे थे और आज भी काम कर रहे हैं, तो ये क्या वाकई में हमारे लिए सवालिया निशान नहीं होता? चंद्रशेखर जी, सबसे पहले मैं प्रार्थना करता हूं कि जब मैं बोल रहा हूं तो आप किसी को और बोलने ना दे। मैं कह रहा हूं, जब उनका टर्न आती है वो जो मर्जी में आके बोलिए, मुझे कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं अपनी पार्टी की बात रखने में सक्षम हूं और मेरा कोई दामन में कहीं दाग नहीं है जो मैं किसी तरह से बात करूंगा। नंबर 2, आप कह रहे हैं कि मैं एक ही जगह बी ले जाता हूँ। श्रीकांत त्यागी की जमानत खारिज हो गई आज। नोटबंदी की बात कर रही। देखिए, मैं इस वक्त ये बात करना चाह रहा हूँ जी, मेरी बात सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि काले धन का रंग कोई काला नहीं होता है। काला धन वो होता है, चाहे वो नोट नया है चाहे वो पुराने वाला था, जिसके ऊपर टैक्स ना दिया गया। आपने मुझसे सवाल पूछा, ये तो नए 2000 के नोट मिले हैं। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ 2000 के नोट, और 2000 के नोट वो इकट्ठे कैसे हुए? वो इकट्ठे इसलिए हुए कि अभी तक इतने सालों तक पॉलिटिकल विल नहीं थी कि किसी के ऊपर ईडी रेड करेगी और रेड करके वो बहुत बड़े से बड़ा, कितना भी बड़ा आदमी होगा, उसको भी सम्मान करके बुला लेगी, चाहे वो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो। अरे कहाँ बुला लेगी आप आनंद सवारिया जी? श्रीकांत त्यागी जैसे गुंडे 32 बाउंसर लेके घूम रहे हैं, कहाँ से आया पैसा? तो एक्शन हो गया ना, एक्शन हो गया ना। देखिए चंद्रशेखर जी, एक्शन हो गया ना, बुलडोजर चल गया ना। ये हमारी पार्टी में ही हो सकता है। क्यों घूम रहे थे? अब तक क्यों घूम रहे थे? श्रीकांत त्यागी जैसे गुंडे क्यों घूम रहे थे अब तक? 32 बाउंसर लेके, आप बताइए। हमारी पार्टी विश्वास का आशीर्वाद है। जादू
ये सुधा की क्या है काला पार्टी, जादू? सुधा जी के पार्टी पे चला जादू। क्या है काला काला जादू? जादू आप जो है, लोग क्या कम से कम करती है इतने आप? अच्छे मंच फिर पे बोल बैठ के इस पूरा तरह के शब्दों का का प्रयोग ना क्या जब आपका करिए। नंबर आए काला बोलिए, नहीं, बीच में बिल्कुल वैसे ही नहीं। बोल जनता को देती है। गुमराह करते हैं आप लोग काला जादू। तुम बुरा आप कर क्या रही, है ये जनता काला जादू? को काला आपने जादू क्या है? जनता ने काला आपको नकार रंग दिया है। विरोध का क्या बात प्रतीक कर है। रही हो? कह जा रहे काले आपके जादू, हमारे इतने प्रयागराज में कपड़े प्रधानमंत्री पहन जी लो। काले सुधा कपड़े ठीक पहन है, के नहाते हैं, ठीक है, जरूरत मुझे ये नहीं है। बताइए, सारे कपड़े भी काले सुनिए कपड़े सुनिए पहनने सुधा की जी, जरूरत नहीं है। सुधा जी, आप लोग सुधा कैसी जी, बातें कर सुधा सकते जी, हैं? आपको समझ सुधा जी नहीं मैं है। आऊंगा। और देखिए आपके काले देखिए जादू से आनंद कुछ जी, नहीं होने वाला। आनंद जी, सारे आनंद जी, हिंदुस्तान से आनंद जी, वाइप आउट हो गए हो। आनंद ये जी, सुनने की आदत लाइएगा, आनंद जी, ऐसे ना करिए। आनंद जी, चंद्रशेखर जी, हमें आनंद भी जी, मौका मेरा दीजिए अगर सवाल, डिबेट में सीधा लेकर के आए। सवाल आपसे और जब है कि राष्ट्रवादी सरकार देश में है, ऐसे दृश्य क्यों देखने पड़ रहे हैं जी, कि नहीं लगता आपको? और तभी तभी देखने पड़ रहे हैं हम्म, दोनों, क्योंकि ये पहली वाली सरकारें किसी को सम्मान नहीं बुला सकती थी। आज यही सरकार है जो दुनिया का, जो भारतवर्ष का अपने आप को जो कहता है, भारतवर्ष उनके परिवार से चलता है, उनको भी ईडी बुला लेती है। ये राष्ट्रवादी सरकार में ही है। और ये राष्ट्रवादी सरकार में अरे मैं भाई, कहना चाह आपकी रहा हूँ, सरकार थोड़ी कोई थी भी तब। नहीं बच अजीत पाएगा। मारियोव की अदालत जो में भी मुकदमे काला दर्ज धन हो रहे थे कमाएगा, भ्रष्टाचार के, चाहे तब वो थोड़ी थी कितने आपकी से बड़ा सरकार। बड़ा हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो सरकार छोड़ने, ये सरकार अब नरेंद्र भाई के नेतृत्व में है। नो करप्शन चार्जेस, नो परिवारवाद, सारा का सारा कर करके अब जनता को ये खुशी होनी चाहिए कि सारे ईडी के और इनकम टैक्स के लोग जाकर के पकड़ रहे। ये पैसा सारा का सारा जनता का पैसा है, ये उन लोगों का पैसा नहीं है कि आप लेके खा के बैठ जाएंगे। इनको एग्जम्पलरी पनिशमेंट मिलेगा, बट लाख और सौ हम किसी के पीछे नहीं पड़ते। जानबूझ करके जो कानून की संगत है उसमें उनको पनिशमेंट मिलेगा। ये पैसा जनता का है, जनता के, ये किसी एक परिवार का पैसा नहीं है कि सारा पैसा आप लेके रख देंगे। जनता का हक है और ये जनता को खुश होना चाहिए कि एक ऐसी सरकार आई है, खुश है भाई, जनता बड़े से बहुत बड़े खुश है, करप्ट को भी जनता बहुत छोड़ेगी खुश है, नहीं। उसकी जेब में ढीला नहीं है और करोड़ों रुपया बरामद हो रहा है। सुधा जी, ये कांग्रेस और बीजेपी ये सब चलता रहेगा, लोकतंत्र ने व्यवस्थाएं दे दी हैं, आम जनता के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है, उसको बस वोट देना है। लेकिन क्या वाकई में ये नहीं लगता कि जिम्मेदारियां संस्थाएं बदल गई हैं, लेकिन ठीक व्यवस्थाएं वैसी की वैसी चल रही हैं? जी त्रिशूल जी, सबसे पहले चूंकि जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, हमारी कुछ फर्ज भी होते हैं इस मंच पे बैठ के कुछ बोलने, क्योंकि जनता अगर देख रही है और इंफॉर्मेशन गलत जाए तो कभी भी हमें वो कार्य नहीं करना चाहिए। हमारे आनंद भाई ने 2-3 बार काला जादू शब्द का प्रयोग किया। हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि इस देश में अंधविश्वास को खत्म करने के लिए एक नरेंद्र भाई नाम के चीज और हुआ करते थे, जिनका पूरी उम्र चली गई उसी में कि इस देश से अंधविश्वास खत्म हो। और हमारे ही देश में ऐसे यशस्वी पद पे बैठे हुए लोग जब ये बोलते हैं कि हमारे देश में ऐसे कुछ लोग हैं जो सरकार पे झूठा आरोप लगाते हैं, काला जादू करते हैं। अब सोचिए, इस पद पे बैठने वाला व्यक्ति अगर अंधविश्वास और काला जादू शब्द का प्रयोग करेगा तो जनता को आप संदेश क्या देना चाहते हैं? जिस जनता को आज जनता बहुत होशियार है सुधा जी, आज जनता कोई होशियार, आप लोग जानते हैं कि जनता को भ्रम में डाल रहे हैं। जिस देश में रोज त्रिशूल जी, मैं बोलना चाहती हूँ, मैं बोलना चाहती हूँ, आवाज नहीं, रोज 358 भारतीय का छोड़ रहे हैं, उससे क्यों बाकी नहीं हो रही है? पर हमारे यहाँ हर रोज 358 भारतीय का छोड़ रहे हैं। और आपको बताऊं, टैक्स के बाद ट्रेन के जनरल कोच में 25 किलो के सामान के 6 गुना जुर्माना भी आ गया। अभी आपने तो बात नहीं की। आप आना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हो जनता को? जनता ने आपका सब कुछ देख लिया है। नहीं, अगर आप बोलेंगे तो मैं भी ऐसे ही बोलूंगा। कम एक बार सोच लिया करिए, हमारे देश में या किसी भी देश में काला रंग विरोध का प्रतीक है, कैसे बचा सकती हो? आपका तो काला जादू का सारी पार्टी ही काली है। आगे आप देश में आते हैं, काला सूट पहनते हैं, अमित शाह अपने बेटे की शादी में जाते हैं, आप जवाब काला नहीं दे सूट पाते। पहनते हैं, अमित शाह अपने बेटे की देते तो काला मोतीलाल सूट वोरा पहनते जी का हैं, नाम तो लेते काला हो। जादू वहां चल रहा होगा। कैसी बात करते हैं आप आपको लोग? प्यारे हो गए, जवाब आपको तो काला
50 हैं। लाख में आप 8 और हमारे माननीय ऐसे तो है प्रधानमंत्री नहीं को बढ़ काला सकते। सत्ता अरे आप करते क्यों हैं, डर रहे हैं भाई, बताते हैं। इतने काले ये वो जादू से राज्य क्यों नहीं डर है रहे हैं आप? कि एक रुपया आप अपने आनंद जी पुलिस क्यों को डर भेजता रहे हैं हूं काले तो जादू 15 से? पैसा इंडिया में नीचे आप आता है। डर क्यों ये रहे हैं कंट्री काले बदल जादू चुकी से? है। 1 रुपया कांग्रेस नीचे के जाता काले है जादू से क्यों डर रहे हैं आप तो भाई? 1 रुपया जनता के पास आता है। अच्छा, ये सोचिए, आनंद जी, आप तो लेकिन ये सोच ना करके आनंद जी, अब ये लोग जनता को आनंद जी, भरमाएंगे और स्वतंत्रता के पहले ले जाएंगे। सुधा जी, सुधा जी, भरमाती जनता तो सुधा वोट जी, के टाइम में सुधा आती जी, है, पूरा सुधा जानती जी, है कि क्या सुधा करती जी, है। आनंद जी, बता दिया सारा आनंद कुछ। जी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक महिला है वो, अगर उनने कुछ कहा उसकी माफ़ी भी उन्होंने मांग ली, फिर आपने दोबारा कहा, अब वो कुछ बोल रही हैं तो आपने कहा कि आप बोली थी तो मैं भी बोलूँगा। तो हमें नहीं लगता कि ये हम बुद्धिजीवी और चर्चा हम जो कर रहे हैं क्या वाकई में सकारात्मक दिशा में जा रहे हैं हम? अगर उन्होंने नहीं होएगी। व्यवधान किया तो आप भी चंद्रशेखर जी, करेंगे। चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी, मैं इतने सालों से नेशनल टीवी पे आता हूँ, कभी भी जब एक वक्ता बोल रहा है तो दूसरे को नहीं बोलना चाहिए। मैं दूसरे को नहीं बोल, ये मैं रिक्वेस्ट ठीक कर है रहा भाई, हूँ। ठीक है। अब आपसे रिक्वेस्ट कर अब रहा हूँ। आपसे भी मैं आप कहूँगा, एंकर अब सुन लीजिए। कहा था नहीं, मैं अपनी बात पूरी करूंगी। मैं पहले सबसे मैंने आनंद भाई को मैंने स्टार्टिंग से कहा था कि हंसने की बात मैं आप पे कर हंस भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि आप लोग जिस तरह नहीं सर, पहले मुझे बोल देने सुन दीजिए। लीजिए, सुन लीजिए भाई, सर सुन मैं लीजिए। बोल लूं पहले, सर पहले मैं बोल लूं। मैंने सुधा अपने जी, वो देश भूल में जाओ। चलिए जल्दी से अपनी बात रख घंटे लीजिए का भी फिर बड़ा मैं हो, जी बिल्कुल। हमने वो संस्कार सीखे हैं कि अगर हमसे कोई 1 घंटा भी बड़ा हो, 1 मिनट बड़ा हो तो हमारे लिए बड़ा होता है। हमने उस देश में जन्म लिया हुआ है। तो आपसे मैंने पहले ही कहा था कि वो बात आप पे नहीं थी। फिर दूसरी बात, आपने व्यक्तिगत प्रहार किया, तब मैंने आपको रोका। मैंने आपकी किसी बात पे नहीं टोका। आपने कहा कि आपकी वो औकात से भले आपने प्रयोग नहीं किया, आपका लहजा वही था कि आप उसमें कर भी नहीं सकती हैं। तो मैंने आपको रोका था, न कि आपके विषय पे मैंने आपको रोका था। दूसरी बात, आप लोग जब कोई ऐसी बातें करेंगे जो कि गलत होगी, तो ये सबको अधिकार है कि उसपे हम बोल सकते हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि कौन बोल सकता है, कौन नहीं बोल सकता है। ठीक है भाई, आप ठीक है, अपनी बात रख रहे हैं, मैं अपनी बात रख रही हूँ। ठीक है। मैं सुधा जी, मैं आऊँगा आपके पास। देखिए, सुधा जी मैं आऊँगा आपके पास, आनंद जी आऊँगा आपके पास। पीयूष जी, कुछ काम की बात मिली क्या इस समय कि जनता जो सवाल खोजना चाह रही है वो कहीं मिल रहा है क्या आपको इस संवाद में? देखिए, जनता जो जवाब चाह रही है उसको जवाब न देके उसको भटकाने के लिए इस तरह की बात की जा रही है। और लगातार जो है कि काला जादू या और दूसरी तरह की बातें की जा रही हैं। जनता दरअसल बहुत सारे सवाल हैं जो जनता पूछना चाहती है सरकार से, क्योंकि सरकार ने वादे बड़े बड़े किए थे। और आज जो देखिए कि आज जो है कि 8 साल के अंदर इस सरकार के, केंद्र सरकार के जो है कि ये 11 लाख करोड़ का जो है कि एनपीए जो है हो गया है, जो कि कर्ज माफ हो गया है बड़े बड़े उद्योगपतियों का। तो ये सरकार जो है, ये सवाल है जनता के सामने कि आप तो हमारे जो है कि नमक और दूध में और दही में और जो है कि आटे में जो है जीएसटी लगा रहे हो, और आप जो है 11 लाख करोड़ आपने 8 साल में साफ उनका माफ कर दिया पूरी तरीके से। जो है 2.5 लाख करोड़ जो है कि का कर्ज जो है कि अडानी जी के ऊपर है, ऊपर से फिर वो जो है कि कर्ज स्टेट बैंक से मांगने में लगे हुए हैं। तो मतलब उनसे आप क्यों नहीं रियलाइज करा रहे, वो कर्ज क्यों नहीं ले रहे हो इन लोगों से? तो अर्थव्यवस्था जो चरमरा रही है जो, और कर्ज देखिए क्या देश का कुल कर्ज जो है मार्च 2023 में 153 लाख करोड़ का हो जाएगा, ये समझिए। और अभी जो है ये 2014 में जब मोदी जी आए थे तो 53 लाख करोड़ था सिर्फ जो है। तो कितना कर्ज लिया गया है, कर्ज पे आधारित अर्थव्यवस्था चलाई जा रही है। तो ये गंभीर हालात तो बनेंगे ही बनेंगे जो है। इसका जवाब जो है मोदी जी को देना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना पड़ेगा। और चूंकि जनता अब सवाल पूछने लगी, अभी तक तो जनता जो है कि इनकी कई बातों को मान रही थी, लेकिन अब जो जनता की जो हालात बन रहे हैं वो जनता अब इनसे सवाल पूछने लगी है, सवाल पूछना चाह रही है। तो जनता को जो है देखिए भटकाने के लिए जो है इस तरह की बातें जो है, तरह तरह की बातें, ईडी की रेड करना, और ये है कि विपक्षी दलों को बिल्कुल तरीके से भ्रष्ट दिखा देना, और अपनी पार्टी के जो तमाम सरकारें हैं उनके जो मंत्री जो भ्रष्ट हैं। अभी जो देखिए महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है, बीजेपी के कोटा से जो मंत्री बने हैं, 3 मंत्री हैं, उन पे आरोप लगे हुए हैं। एक महिला के उत्पीड़न का आरोप है, एक पे जो है कि भ्रष्टाचार का आरोप है, उनको फिर से पिछली सरकार में हटा दिया गया था, फिर से उनको रख लिया गया है। तो अपने मंत्रियों के भ्रष्टाचार को आप नहीं देखते हैं, विपक्षी दलों के
जो है कि उनको उनकी सरकारों के भ्रष्टाचार को या उनके भ्रष्टाचार को दिखाने में लगे हुए हैं। तो जनता अब ये सवाल पूछ रही है, जनता ये सवाल पूछ रही है, तो इनको आभास हो रहा है कि जनता शायद 2024 में अपने इस सवाल को जो है कि मतपेटी में भी डाल देगी इस सवाल को, और इनको जवाब दे देगी। तो इसी डर से जो है लगातार जो है कि मोदी जी जो है लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो उलझ जाएं, लोगों को जो है कि उधर ले जा रहे हैं, जो भी एक वैज्ञानिक सोच से हटा के जो है एक जो है कि दकियानुसी सोच की ओर ले जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारा देश देखिए विज्ञान के आधार पे आगे बढ़ा है, और विज्ञान के आधार पे ही आज हम इतने आगे स्पेस में इतने आगे गए हैं। हमने बहुत से जो है कि डिस्कवरीज की है, हमारा नाम हुआ है कि हमारा देश भी जो एक वैज्ञानिक देश है, और उसको आज जो है कि पीछे ढकेला जा रहा है एक दकियानुसी सोच के ऊपर। आप आज के जमाने में कौन काले जादू की बात करता है और कौन इस पर विश्वास करता है? जनता तक विश्वास नहीं करती है। तो आप जनता को इसके मतलब मूढ़ मानते हैं, जनता ये मान लेगी कि वो काला जादू कर रहे हैं। और काला कपड़ा पहनना मतलब काला जादू हो गया, इससे मतलब तो हास्यास्पद कोई बात ही नहीं हुई चंद्रशेखर जी। मतलब आपको पता ही नहीं है काला रंग क्या होता है, प्रतिरोध का प्रतीक होता है। काली पट्टी लोग पहनते हैं, काला रंग काले कपड़े पहन के जो है कि आप देखिए स्ट्रीट थिएटर में लोग जो प्रतिरोध का जो थिएटर करते हैं, नाटक करते हैं, काले कपड़े पहन के करते हैं, वही प्रतिरोध का रंग माना जाता है। और धर्म में भी इसका महत्व है, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी की वो फोटो याद कीजिए, अभी कुंभ में प्रयागराज में काले कपड़े पहन के माला जप रहे थे वहां बैठे, तब क्या वो जादू नहीं कर रहे थे? क्या पूरे देश पे वो जादू कर रहे थे, वो काला जादू? उस पवित्र माले में ये सवाल पूछेगी जनता उनसे, अगर आप काले जादू की बात करते हैं। तो ये सोचना चाहिए, प्रधानमंत्री की गरिमा होती है। प्रधानमंत्री ने जो जिम्मेदारी उठाई है, लोगों ने भरपूर वोट दिया उनको। भारतीय जनता पार्टी तो ये गर्व महसूस करती है कि भाई लोगों ने मोदी जी को जिताया है, तो जिताया है, एक जिम्मेदारी दी है कि आप हमारे दुखों को दूर करेंगे, आप हमारे कष्टों को दूर करेंगे, आप हमारे जो आर्थिक हालात है उनको बेहतर बनाएंगे। आप सिर्फ जो है कि राशन नहीं बांट देंगे 5 किलो राशन, आप हमारी जो है कि आर्थिक हालात जो है, हमारी जो अपने अर्थव्यवस्था, हमारे अपने हालात को, हमारी जो क्षमता है उसको आप बढ़ाने में मदद करेंगे। तो ये सब नहीं कुछ हो रहा है। स्किल डेवलपमेंट की बहुत चर्चा हुई, वो पूरी योजना जो है धराशायी हुई पड़ी हुई है वहां पे। इसी तरह जो है कि जो लोगों को, गरीबों को जिस तरह से सिलेंडर दिया गया था, देखिए ये क्लेम करते हैं कि जो है कि 2014 तक कुल 14 करोड़ लोगों को जो है कि गैस मिली थी, चूल्हे की गैस, और हमने जो है सिर्फ उज्ज्वला योजना में 9 करोड़ लोगों को दे दी, 9 करोड़ महिलाओं को दे दी। लेकिन आज पूछिए 9 करोड़ में से कितने उस गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं? इतने दाम बढ़ गए हैं कि लगभग 7 से 8 करोड़ ने इस्तेमाल करना छोड़ दिया है इस चीज को। तो ये तमाम सवाल हैं जो इस सरकार को, मोदी जी को उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन वहां सरकार के पास चूंकि जवाब नहीं है, सरकार असफल होती जा रही है, तो वो भटकाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात है कि आपको वैज्ञानिक सोच को जहां बढ़ाना चाहिए, वहां पे आप जो है कि एक दकियानुसी सोच की तरफ जनता को ढकेल रहे हैं। एक तरफ तो आप चाह रहे हैं कि एसएलवी आपका असफल ना हो, आप जो है स्पेस में और आगे कदम बढ़ाएं, लेकिन वहां पे जो है उल्टे आप जनता को ले जाना चाहते हैं उधर जहां की जो है जनता जिससे निकल के आगे बढ़ चुकी है और आगे जा रही है। विज्ञान के आधार पे ही जो है देखिए विकास हो सकता है। आप जो बात करते हैं विकास की, उसके उल्टे आपकी सोच है कि आप इसको पीछे ले जा रहे हैं, जादू टोने में आप जो है बात कर रहे हैं, आप जो काले जादू की बात कर रहे हैं, तो आप किस तरह धकेलना चाह रहे हैं देश के लोगों को? लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। आनंद जी, देखिए पीयूष जी ने जो कहा, क्या वाकई में हर एक घटना जो होती है उसका चाहे दल अपने हिसाब से कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगा दे एक दूसरे के ऊपर, लेकिन जनता के बीच में उसका तुलनात्मक अध्ययन होता है, तुलनात्मक समीक्षा होती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि वहाँ पर सारे तमाम प्रकरणों में आप निरपराध ठहरेंगे और अपराधी सिर्फ कांग्रेस ठहरेगी या विपक्ष ठहरेगा? चंद्रशेखर जी, मैं पीयूष पंत जी को बहुत ध्यान से सुन रहा था और वो काले रंग की महत्ता मुझे बताना चाह रहे थे। मैं समझता हूँ, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कोई ऐसा बात नहीं कही जो आप कह रहे कि जिससे आपको अखर रहा हो। उन्होंने कहा कि आदमी जब काला कपड़ा पहनता है, जब किसी की कोई मृत्यु हो जाती है या कोई ऐसा बड़ा,
नहीं, आप ऐसा ना करिए। देखिए चंद्रशेखर जी, मैं इस वक्त आपके चैनल टीवी में बैठा हूं, मैं सुन लीजिए मुझे 2 मिनट का जो आप नहीं, टाइम मैंने दे तो रहे कुछ हैं। बोला ही नहीं सर मैं ये आपसे, आप कहना बोलिए चाह रहा ना। हूं पीयूष जी मेरी बात सुनिए। पीयूष जी कुछ बोल ही नहीं है, कोई नहीं बोल रहा सर। नहीं लगाती। आप कह रहे थे कि जीएसटी भारत सरकार, जीएसटी की एक काउंसिल होती है, आप तो बड़े प्रबुद्ध नागरिक हो, उसमें कांग्रेस के भी अगर देख दो स्टेट में इनके जहां सरकारें हैं हिंदुस्तान में, उनके भी आते हैं और उस काउंसिल में होता है। नंबर 2, अब सुधा जी, एक आपने कहा चंद्रशेखर जी कि सुधा जी एक महिला है। मैं देखिए फौजी होने के नाते आल्सो महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन जब वो प्रवक्ता बन के आती है और किसी पार्टी की होती है, तो हमारी पार्टी में फिर वो जो लिंग भेद नहीं होता, हमारे लिए प्रवक्ता उतनी इंपॉर्टेंट है। वो जो कोई गलत बात कहेंगी तो मैंने कहना। अब ये कह रही है मैं संस्कारों में पल के आई हूं। संस्कार तो मुझे पता है कि मनमोहन सिंह जी के कैबिनेट का डिसीजन लेकर के आपके युवराज ने जनता के पूरे पत्रकारों के सामने फाड़ के फेंक दिया था। मैं उस बात पे नहीं जा रहा, आप संस्कार से पल के आई है, बट आप उस पार्टी से आ रही है जहाँ युवराज ने कैबिनेट का डिसीजन फाड़ के रख दिया था। अब पंत जी, सुधा जी क्या पता सुधा जी कोई जवाब निकल जाए, थोड़ा सा जवाब देना है। और जिस तरह से थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए आप, क्या पता आनंद जी कोई जवाब दे सकारात्मक है, उससे जनता को जवाब मिल रहा है कि करप्ट आदमी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो अब कानून शिकंजे से नहीं बच सकता। वो जमाने चले गए पिछली सरकारों में, जो भी कुछ कर लो आप फ्री हो जाएंगे। अब कोई भी करप्ट, चाहे वो मेरी पार्टी का, भी चंद्रशेखर जी ने बताया था कि नोएडा की बात, तो बुलडोजर चल चुका है। अब कानून का बुलडोजर चाहे कितना भी बड़ा हो, जनता को जवाब मिल गया। और आप कहना चाह रहे थे चंद्रशेखर जी, जनता किस तरह से ले, जनता को मौका मिलता है इलेक्शन के टाइम में, और वो इलेक्शन के टाइम में अपना जवाब भरपूर देती है। जनता बहुत समझदार है, वो ना काले कपड़े देखती है, ना कोई ईडी रेड, जो एक्टिविटीज हो रही है जनता के हित में जो काम हो रहा है। सुनिए आनंद जी मैं बता देता हूँ। आनंद जी वो जवाब, अरे भाई आनंद जी सुन लीजिए, आनंद जी सुन लीजिए, मैं वोट का आपको बता देता हूँ गणित। 100% वोट में से 60-65% वोट पड़ रहा है देश में, उसमें से 30% वोट आपको मिल रहा है, 30 मान लीजिए सबको मिल रहा है। अब छूटा हुआ, सुन लीजिए भाई सुन लीजिए, अब छूटा हुआ वोट 40% और विपक्ष को पड़ा हुआ वोट 35%, कितना हो गया? कितना हो गया सर? नहीं आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ बिल्कुल आप देखिए डेमोक्रेसी। अरे सर मैं आप सुन तो आप देखिए, आप बातों को घुमा देते हैं आनंद जी, अनुभव के आधार पे। आनंद जी अनुभव के आधार पे, अनुभव के आधार पे आप घुमा देते हैं। देखिए कितना वोट आपको पड़ रहा है, 100 में से 30%। अब सुन तो लीजिए भाई, मैं मान गया सर। अब आप 70% वोट को कह रहे हैं कि वो आपके समर्थन में कैसे आ गए भाई, बताइए आप। चंद्रशेखर जी, आप एक विडंबना है कि भारतवर्ष की डेमोक्रेसी को आप एनालाइज कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मेरे को 33% वोट मिले हैं, बट जो विपक्ष है जिसको आप कह रहे हैं कि मेरे को 33 से ज्यादा विपक्ष को मिले, बट जो विपक्ष का जो रूप आपने देखा है, जो कि कभी एक कुर्सी से उठ के दूसरे कुर्सी पे, देखिए भारतवर्ष की जनता पूरी तरह से, हमारी डेमोक्रेसी में क्या है, ये कोई अमेरिकन डेमोक्रेसी नहीं है कि 2 ही पार्टियां हों और एक में 50% आएगा तभी जाके इलेक्शन होगा। यहाँ तो कई बार जो 20% का वोट लेते हैं वो सरकार बना लेते हैं। काफी जगह पे सरकार बनी है। और तो सिचुएशन ये है कि हमारी डेमोक्रेसी की विवेचना है कि हमारे यहाँ जो भी हालात है, हमारे 30% है तो क्या हुआ, 33% है तो क्या हुआ, उस जनता ने हमें मैंडेट दिया है। मैं ये आपने कहा इसलिए बताया, मैंने आपको कहा कि आपने कहा चुनावों में देख लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई, अब ये मैं कह रहा हूँ कि काला धन जो है ये जो निकल रहा है 8 साल बाद भी, क्या इसके लिए कांग्रेस दोषी है क्या? नो मैं कांग्रेस को दोष नहीं दे रहा हूँ। आपने कब कहा मैंने कांग्रेस दोषी है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि पिछली गवर्नमेंट कांग्रेस में जो लचर रवैया था,
और वो जो कह रहे हैं कि ईडी जो है अब हम यूज कर रहे हैं, अब ईडी जो है इस सरकार के नेतृत्व में ईडी को पूरा खुला हाथ है, वो किसी को भी पकड़ सकता है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से या कांग्रेस के नेताओं से कहता हूं, बीजेपी के भी लोगों को पकड़ाओ ना, कौन रोक रहा है आपको? और अगर बीजेपी काम नहीं कर रही तो आप कोर्ट में जाइए, आपको तो सुप्रीम कोर्ट तक भी रिलीफ नहीं मिलता। मैं चलो मैं उस टॉपिक पे आज नहीं जा रहा हूं। तो अब ये ईडी आईटी सबको फ्री हैंड मिल गया है कि कानून के अगेंस्ट कोई भी काम करता है, चाहे कितना भी बड़ा हो, वो अब बच नहीं सकता। बस ये ठीक है। सुधा जी, सुधा जी, आनंद जी ने तो कह दिया इलेक्शन में वोट मिल ही जा रहा है और उसके हिसाब से जनता वोट दे रही है और सरकार बन रही है, तो क्या फिर अव्यवस्था कहाँ है और कैसे है, बताइए। त्रिशूल जी, मैं क्या ये संपूर्ण जवाब है? नहीं त्रिशूल जी, मैं बातों को समेटते हुए बात करना चाहूंगी। हमारे सामने पंत सर बैठे हुए हैं और आनंद जी बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं। अनुभव जितना आप लोगों दोनों लोगों को है उतना शायद हमें नहीं है, लेकिन जहां तक जो मैंने अध्ययन किया और मैंने जाना है, मैंने यही देखा कि पिछले 75 वर्षों में हमारा देश 0 से 75 तक पहुंचा है। हमारे आनंद जी आर्मी में रह चुके हैं, तो आर्मी में भी उन्होंने पद लिया होगा, अच्छे से सेवा की होगी, उसके बाद रिटायरमेंट हुई होगी। पुष्पेंद्र सर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने भी, पीयूष सर बैठे हुए हैं, इन्होंने भी अपना समय दिया देश को, अब जो भी उनका कार्य रहा होगा। इसका मतलब कि देश में व्यवस्था इतनी बुरी नहीं थी कि लोग अपने कार्यों को, कर्मों को संपादित न कर पाए। अगर सर इस बात को, जैसे ही आर्मी की बात आई, उन्होंने अनुशासन और उसकी आर्मी की बात बहुत गर्व से कहा, क्योंकि वो उनका गर्व है कि वो उस कार्य को करके आए हैं। इसका मतलब हमने 0 से शुरुआत की थी, हमारे पास कुछ नहीं था और हम कुछ से स्टेयर्स बनाते 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 इस जगह पहुंच गए कि हम दूसरे देशों को भी वैक्सीनेशन दे सकते हैं। इसका मतलब कार्य हुआ। लेकिन अब दिक्कत इस बात की है, उस समय राजनीति में पहला काम क्या था कि लेगेसी नहीं, आपको उन संसाधनों को जुटाना था कि पहले व्यक्ति को घर मिल जाए, रोटी कपड़ा मकान जो मुख्य आवश्यकता थी, उसके बाद की आवश्यकताओं को बाद में देखते हैं ना, पहले हम मुख्य आवश्यकता देखते हैं। उसके बाद चूंकि आवश्यकताएं बढ़ती हैं तो व्यक्ति आगे विकास करता है, विकास की गति में हम यहाँ तक पहुंचे। आज की राजनीति की व्यवस्था कहते हैं या दुश्चिंता कहते हैं, या उसकी जो राजनीति का साम दाम दंड भेद, जो 4 शब्द थे, इन्होंने भेद वाला शब्द को पकड़ लिया, साम दाम दंड जो था इसको छोड़ दिया। इन्होंने भेद पकड़ा, और भेद कैसे पकड़ा कि अब इन्होंने जनता के दिमाग में एक चीज डालना शुरू कर दिया, ये भूल गए कि हम भी तो उसी देश में रहे हैं, हमने उस देश के विकास को देखा है, उस देश के विकास के बाद ही हम देश को यहाँ तक आते हुए देख पाए हैं, उस स्वप्न को साकार होते देख पाए हैं कि जब कोई चंद्रयान से वहां पहुंचता है, हम परमाणु परीक्षण भी कर लेते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं, सरकारें किसी की भी हो, लेकिन हम सतत आगे बढ़ रहे थे। तो उस आगे बढ़ने में जनता को इन्होंने गुमराह करना शुरू किया, कांग्रेस मुक्त, कांग्रेस मतलब जनता को इन्होंने विकास की अवधारणा से खत्म कर दिया। इन्हें लगता है इतनी बड़ी बड़ी बातों में इन्होंने फिर बोल दिया, मैं नहीं चाहती उस बात पे आना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं धार्मिक चीजों को वैयक्तिक रहने दूं, धार्मिक चीजें मेरी अपनी वैयक्तिक है, उसको मैं सामाजिक रूप से न बोलूं, क्योंकि मेरा धर्म मेरे लिए धारते ही धर्म जो मैं धारण करती हूँ, मैं उसे सामाजिक रूप से नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि काला कपड़ा मृत्यु में लोग पहनते हैं, मतलब कैसे अपने देश में उस चीज को कैसे बोल सकते हैं जो धर्म से जुड़ा हो। शुभ कामों में भी, कुछ पूजाओं में हम ब्लैक कपड़े का प्रयोग करते हैं, लेकिन सर ने फिर वहां पे नकारात्मकता कर दी। क्यों हम अपने देश की जनता को ऐसी चीजों को बता रहे हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है। आज की युवाओं को जरूरत है अपनी कर्मठता से आगे बढ़ने का। अगर हम उस समय जब 0 पे थे यहाँ तक पहुंच सकते हैं, अब्दुल कलाम जैसे लोग हमारे देश में आ सकते हैं, एक से एक लोग अपने वैज्ञानिकता, चिकित्सा, किसी भी वर्ग में आप जाइए, लोगों ने अपने आप को साबित किया कम से कम संसाधनों में। तो आज जब संसाधन सारे हैं तो उस जनता के हाथ में आपने झंडे पकड़ा दिए और बोला कि बस नारे लगाओ, आप मस्जिद और मंदिर करो। आपने जनता को बरगलाना जारी रखा। आप जनता को न तो जॉब दे पा रहे हो, न उनकी बेरोजगारी दूर कर पा रहे हो। सर भी कहेंगे कि मैं आर्मी में हूँ, अग्निवीर की जो योजना आई है सर से बेहतर कोई समझ नहीं सकता है। मैं भी उसी परिवार से बिलोंग करती हूँ जहाँ के 70% लोग
आर्मी में हैं। अब उनमें से तो किसी ने नहीं कहा कि अग्निवीर योजना बहुत अच्छी है, लेकिन सर कहेंगे। क्यों? क्योंकि सर को पार्टी लाइन पे चलना है। जबकि आर्मी, मैं सर बोल लूं फिर आप बोलिएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि कोई चीजें अगर देश में अच्छी हो रही थी, आपके पास आ जाऊंगा, आपको राजनीति में उन चीजों को क्यों डालना है जिसकी जरूरत नहीं है। पंत सर ने कहा कि अब हम वैज्ञानिकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो जब आगे बढ़ रहे हैं, जब नहीं था तो हमने उन बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। हर समाज में बुराइयां होती हैं, दूर की जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उन बुराइयों को बार बार याद दिला करके उन व्यक्तियों के बीच में उसकी बीज डाले डाए जिसकी जरूरत नहीं है। आप जानते हैं ना कि धर्म हमें डराता है। आप किसको डराना चाहते हैं? आप क्यों भीरू बना रहे हैं? उस रोजगार दीजिए, धर्म की जो इस तरह से काला बाजारी है उसको रोकिए। भाई अगर आपको ये मिल जा रहा है कि आप इतने गाड़ियों को ले आके पहुंच के आयकर वाले वहां पहुंच जा रहे हैं, इतनी सूचना हमारे पास है, इसका मतलब इन सूचनाओं का इस्तेमाल हम पहले भी कर सकते हैं। वो सूचना आज मिली जब हम महाराष्ट्र हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे एमपी हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, अगर हम आयकर के छापे डाल के पैसे जब्त कर सकते हैं, तो क्या उसी सूचना तंत्र का इस्तेमाल करके ये गतिविधियों को रोक नहीं सकते? मेरा प्रश्न यही रहेगा। जब हम उसको पकड़ सकते हैं तो आगे क्यों बढ़ने दे रहे हैं? बिल्डिंग गिराना जरूरी क्यों है? बिल्डिंग बनने ही क्यों दे रहे हैं? अगर आप बात करते हैं स्वच्छता की, तो आपने कहा नोएडा में ध्वस्त हो गया, बुलडोजर चल गया। नोएडा में बुलडोजर चलने की नौबत क्यों आई? उसी बुलडोजर को आपने देखा होगा कि कहीं पे मंदिर के अवशेषों के पकड़े हुए मूर्तियों को बुलडोजर से उठा के फेंका जा रहा है। आप बुलडोजर का इस्तेमाल वहां करिए जहां होना चाहिए, ये मत दिखाइए कि यूपी मॉडल। ठीक है भाई, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। पीयूष जी, क्या चुनाव जीत लेना, बहुमत प्राप्त कर लेना सभी आरोपों को निराधार साबित कर देता है? क्या इसके बाद आरोप बिल्कुल निर्मूल साबित हो जाते हैं, निराधार साबित हो जाते हैं, कोई जिम्मेदारी सारी समाप्त हो जाती है? पीयूष जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? क्या मैंने सुना नहीं आपका जी, क्या चुनाव जीत लेना सभी आरोपों को निराधार करने का सबसे बड़ा हथियार है? नहीं चंद्रशेखर जी, ऐसी बात नहीं। देखिए, ये चुनाव जीत लेना एक अलग प्रक्रिया है। फर्स्ट पास द पोस्ट का सिस्टम हमारे यहाँ है, जो आप जो है कि भले ही आपको 21% भी जो है वोट मिल रहे हो, लेकिन आपकी जो है कि 2-3 कैंडिडेट जहाँ है वहाँ पे आपके जो वोट न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो आप आगे बढ़ जाते हैं। भले ही 1 वोट से भी आप आगे बढ़ जाते हैं 3 कैंडिडेट के बीच में, तो आप जीत जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जनता का जो है कि आपको पूरा का पूरा समर्थन है, लेकिन यहाँ पे चूंकि नंबर्स काउंट करते हैं, इसलिए जो है कि जिस भी तरीके से आपके नंबर्स आ जाते हैं, तो आपको लगता है कि आपको पूरे देश का समर्थन है। और खासकर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है, और खासकर प्रधानमंत्री जी को ऐसा लगता है कि जो भी है कि 140 करोड़ जनता जो है वो लगातार इस बात को वो कोट करते रहते हैं कि उनका समर्थन कर रही है। ऐसा नहीं है। ये आपने भी चंद्रशेखर जी ये बात कही, आनंद जी से ये बात कही थी आपने, जो आपने दिखाया था कि जो है 65% जब पड़ता है वोट और उसमें 31% मिलती है भाजपा को, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा समर्थन मिल रहा है। तो उसका मतलब ये नहीं हो गया। इसीलिए जरूरत है कि आप विपक्ष की बात भी सुने, क्योंकि विपक्ष जनता की बात आपको बता रहा है। आपने जिनकी बात नहीं सुनी, जिसने आपको वोट नहीं दिया, इसीलिए वोट नहीं दिया कि वो आपने उसकी बात नहीं सुनी। तो विपक्ष जो आपको बात बता रहा है जनता की, तो आप सुनना आपका धर्म है, और आपका धर्म है कि आप सबकी बात सुन के जो है उसी तरह की नीतियां बनाएं और कार्यक्रम बनाएं। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि आप ये मान रहे हैं कि जनता आपको जिता रही है तो आप कुछ भी करने के लिए जो है स्वतंत्र है। ऐसा नहीं होता है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में जिम्मेदारी बहुत बड़ी बात होती है। अब ये अलग बात है कि आप जो है कि पूरे विधायकों को या सांसदों को जो है इस तरह से पंगु बना दें कि वो आपका विरोध न कर पाए, आपकी हाँ में हाँ मिलाएं, आप जो कहें वो हाँ करके वो बिल भी पास करवा दें, तो फिर तो आप कहेंगे कि हाँ साहब ये बात, फिर तो कुछ बचता ही नहीं है। फिर तो लोकतंत्र सिर्फ जो है कि आपका जो है कि सिर्फ पेपर में है, और आप जो एक्चुअल मायने में लोकतंत्र नहीं है। तो जिस तरह संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, उस तरीके से जो है चाहे लेजिस्लेचर देख लीजिए आप, उसी तरह से जो जुडिशरी भी अब देखिए लगातार ये दिखाई दे रहा है कि किस तरह से लगातार प्रभावित होती जा रही है एग्जीक्यूटिव के अंडर में। तो ये तमाम चीजें जो है वो ये दिखा रही हैं कि आप ये मानते हैं कि आप अगर जीत के आए तो आपको लगा कि आपको एब्सोल्यूट जो है सपोर्ट मिल गया, जबकि ऐसा नहीं है। विपक्ष की अपनी भूमिका होती है,
ताकि वो जनता के मुद्दों को उठा के आपके सामने ला सके, जो आपको नहीं दिखाई दे, आपको लगे कि आपकी जीत की अहम में जो है कि आपको लगे कि कुछ चीजें जो है आपकी नजरों से छूट जाएं, उसको जो है लोग दिखाएं, विपक्ष दिखाए। तो इसलिए जरूरी होता है कि आप जो है दूसरों की बात भी सुने। ठीक है। आनंद जी, बहुत एक लंबा अरसा हुआ, शायद 15 या 20 साल पहले की बात है, एक उच्चायुक्त ने ये कहा था कि भारत के सांसद, हमारे ही उच्चायुक्त थे हमारे देश के, रोनेन सेन, उन्होंने ये कहा था कि हमारे सांसद हेडलेस चिकन हैं। क्या अंतर आ गया है तब से और अब तक? क्या अंतर आ गया है तमाम चीज़ों में जो एक आम आदमी देख रहा है, उसको कहाँ बदलाव दिख रहा है, बताइए आप। देखिए चंद्रशेखर जी, अभी मेरी बहन सुधा जी कह रही थी कि सरकार चलाने में बिल्कुल संक्षिप्त जवाब दे दीजिए, समय समाप्त हो रहा है। मैं आ रहा हूँ आपके सवाल पे आ रहा हूँ। संक्षिप्त जवाब दे दीजिए, समय समाप्त हो रहा है। दंड की यूज करते थे और मुझे ब्लेम कर रहे हैं। अब आम आदमी में क्या बदलाव आया, आपने सवाल पूछा और ये कहा कि एक हमारे चांसलर ने कहा था कि हेडलेस एमपी होते हैं। आप देखिए हेडलेस, वो जो कहना चाह रहे थे, अभी पार्लियामेंट का 1 मिनट के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च होता है। पार्लियामेंट में एमपी को भेजा जाता है कि जनता की नहीं, ठीक है, समय समाप्त हो चुका है। आनंद संवारिया जी, सुधा मिश्रा जी, जवाब नहीं आ रहा है। पीयूष पंत जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल आम इंसान को बड़े परिवर्तन की जो कल्पना वो कर रहा है, वो कुछ दिख नहीं रहा है। दृश्य वैसे के वैसे ही हैं, सरकारें बदल रही हैं, सरकारें अपना काम कर रही हैं, लेकिन आम आदमी का जीवन सुलभ नहीं है। और उसके बाद जब ये दृश्य आते हैं कि बड़ा काला धन बरामद हुआ है, तब आम इंसान विचलित हो जाता है कि आखिर हो क्या रहा है उसके संग। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए।